हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 36 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ में, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल इज। फ्लूइड एनर्जी मिल जो कि साइज रिडक्शन में यूज़ की जाती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रीशन। इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी फ्लूइड एनर्जी मिल के साथ साथ अदर जो मिल्स यूज़ की जाती हैं साइज रिडक्शन में, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या उनका प्रिंसिपल रहता है। इसमें एक मिल आपकी आती है कटर मिल। कटर मिल का प्रिंसिपल आपका सिंपल कटिंग प्रिंसिपल पे ये काम करती है। देन बात करूं रोलर मिल की, जो आपकी रोलर मिल है, रोलर मिल आपकी कंप्रेशन प्रिंसिपल पे काम करती है। रोलर मिल किस पे करती है? कंप्रेशन प्रिंसिपल पे। देन आपकी एक आती है हैमर मिल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हैमर मिल जो है वो आपकी इम्पैक्ट अलोन, सिर्फ इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करती है। देन बात करूं वॉल मिल की, वॉल मिल जो है वो आपकी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है। एंड वन इज एंड एज रनर मिल। कौन सी? एंड एज रनर मिल। ये किस पे काम करती है? ये आपकी क्रशिंग प्रिंसिपल पे काम करती है, क्रशिंग एंड शेयरिंग प्रिंसिपल पे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की मिल्स हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिटाजोलामाइड इज। एसिटाजोलामाइड जो है वो एक डायूरेटिक ड्रग है, किस कैटेगरी में आता है? इट इज़ अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायूरेटिक। इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगर मैं अदर कैटेगरीज की बात करूँ, जैसे कि आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक आ गया, इसमें आपके डिफरेंट ड्रग्स आते हैं, जैसे कि मैनिटोल आ गया, या फिर आइसोसोरवाइड आ गया, आइसोसोरवाइड हो गया, या फिर ग्लिसरोल हो गया। ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्लास में आते हैं। देन बात करूँ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्लास में दो कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक कैटेगरी आती है आपकी एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट, जिसमें आपको दो ड्रग्स देखने को मिलेंगे। एक आपका आता है स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन, एंड दूसरा आपका आता है एप्लेरेनोन, दूसरा है एप्लेरेनोन। ये दोनों ड्रग एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं। इस सब कैटेगरी के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं बात करूं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक में दूसरी कैटेगरी, जो कि आपकी होती है इनहिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, जिसमें आपके ड्रग्स आ जाते हैं ट्राईएम्पटरीन एंड अमाइलोराइड, ट्राईएम्पटरीन एंड अमाइलोराइड। ये दो ड्रग आपके, ये भी आपके पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक क्लास में ही आते हैं। देन एक क्लास होती है आपकी थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड में आपके आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, देन हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड। देन इसके अलावा इसमें ड्रग आते हैं क्लोरथेलिडोमाइड, जिपामाइड, इंडापामाइड। ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं। देन बात करूं लूप डायूरेटिक्स, यानी कि हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स को हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहा जाता है। इसमें आपके ड्रग्स आते हैं फिरोसेमाइड, ठीक है, फिरोसेमाइड ड्रग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा आता है ब्यूमेटेनाइड एंड टोरसेमाइड, ठीक है, ये डिफरेंट ड्रग्स आते हैं आपके हाई सीलिंग डायूरेटिक। ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन भी होगी, इसमें सारी कैटेगरीज आपकी डायूरेटिक क्लास की आ गई।
एंड डिफरेंट क्लासेस में जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। सो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज वन वाइन ग्लास फुल इज, तो वन वाइन ग्लास फुल जो है वो आपका 60 ml के इक्वल रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके साथ हम अदर टर्म्स देख लें, जैसे कि आपकी एक आती है 1 टीस्पून फुल। ठीक है, 1 टीस्पून फुल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 टीस्पून फुल आपका होता है 4 ml के इक्वल। देन बात करूँ 1 डेजर्ट स्पून फुल की, 1 डेजर्ट स्पून फुल जो है वो आपका 8 ml के इक्वल रहता है। देन इसके अलावा 1 टेबल स्पून की बात की जाए, ठीक है, 1 टेबल स्पून फुल, तो 1 टेबल स्पून फुल जो है वो आपका 15 ml के इक्वल रहता है। देन एक टर्म आती है आपकी 1 टी कप फुल। ठीक है, 1 टी कप फुल जो है वो आपका 120 ml के इक्वल रहता है। एंड 1 टम्बर 1 टम्बरलर फुल जो है वो आपका 240 ml के इक्वल रहता है। देन इसके अलावा एक टर्म आती है 1 गैलोन। सो 1 गैलोन जो है वो आपका 4.5 लीटर्स के इक्वल रहेगा। एंड 1 फ्लूइड आउंस जो है वो आपका 30 ml के इक्वल रहता है, 1 फ्लूइड आउंस। एंड 1 ml जो है वो आपका 15 मिनिम के इक्वल रहता है। सो ये डिफरेंट कन्वर्जन टर्म्स हैं, सो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक आती है 1 ड्रॉप के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो 1 ड्रॉप के बारे में बात करूँ तो ये होती है आपकी 0.06 ml। इसके अलावा कहीं कहीं पे यही टर्म जो है वो 1 ड्रॉप आपको 0.05 भी देखने को मिलेगी एंड 0.04 ml भी देखने को मिलेगी। मोस्ट अप्रोप्रिएट है 0.06, जो कि आपका प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर में यही ऑप्शन आया गया है। बुक्स में आपको ये टर्म्स भी देखने को मिल सकती हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल इज, तो सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो सुसाइडल बैग्स हमारे होते हैं लाइजोसोम्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ये आपके स्फीयर शेप्ड सैक्स होते हैं, स्फीयर शेप इनकी होती है। ठीक है, स्फीयर शेप्ड सैक होते हैं जिनके अंदर जो है वो हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो भरे होते हैं। एंड इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दैट्स वाई इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इसके अलावा अगर मैं गोल्गी बॉडीज़ की बात करूं, तो गोल्गी बॉडीज़ जो है ये आपकी रहती है मॉडिफाइंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। किस चीज़ की? प्रोटीन्स की। ठीक है, सेल के अंदर प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन, प्रोटीन्स की सॉर्टिंग, प्रोटीन्स की पैकेजिंग जो है वो कौन करता है? वो आपकी करते हैं गोल्गी बॉडीज़। देन बात करूँ राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स जो है वो आपके इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट रहती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिसकी वजह से इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको याद रखनी है किस केस में? राइबोसोम के केस में। देन बात करूं आरएनए की, तो आरएनए जो है, आरएनए आपका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड जो प्राइमरी फंक्शन होता है आरएनए का वो ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स को क्रिएट करना, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स को क्रिएट करना, ये आपका फंक्शन होता है आरएनए का। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the question is HLV value of a surfactant between 13 to 16 is used as। तो HLV वैल्यू अगर 13 से लेकर के 16 के बीच में है
दैट मीन्स ये आपका रहेगा डिटर्जेंट, जो सर्फेक्टेंट है आपका वो होगा डिटर्जेंट। देन इसके अलावा एच एल वी वैल्यू की बात की जाए तो एच एल वी वैल्यू आपकी होती है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, एच एल वी वैल्यू क्या है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। सो इसमें आपका जो एच एल बी स्केल है ये आपका दिया था ग्रिफिन ने, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये स्केल किसने दिया था? तो ये स्केल दिया था ग्रिफिन ने। इसकी एच एल बी स्केल की रेंज कितनी होती है? तो ये 1 से लेकर के 40 तक इसकी रेंज होती है। अगर बात करूँ एक वैल्यू सो ये आपकी होती है ओलिक एसिड की, जबकि बात करूँ 40 की सो ये आपकी होती है सोडियम लॉरेल सल्फेट की। जितना ज़्यादा नंबर में वैल्यू हाई रहेगी उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोफिलिसिटी होगी। ठीक है, मीन्स वाटर लविंग उतना ही कंपाउंड आपका रहेगा जितनी ज़्यादा आपकी एच एल वी वैल्यू रहेगी। अब इसमें जो स्टडी की जाती हैं वो आपकी बेसिकली 1 से लेकर के 18 तक जो है वो वैल्यू स्टडी की जाती हैं, या आप बोल सकते हैं 1 से लेकर के 20 तक वैल्यू जो है वो स्टडी की जाती हैं। इन्हीं में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दो मेन कैटेगरीज जो डिवाइड होती हैं वो एक आती है आपकी लिपोफिलिक एंड दूसरी आती है आपकी हाइड्रोफिलिक कैटेगरी। लिपोफिलिक जो है वो आपकी 0 से लेकर के 8 तक रहती है, हाइड्रोफिलिक जो है वो 8 से लेकर के 16 तक रहती है। अब इसी के अंडर सब कैटेगरीज आएंगी, उनको एक बार देखते हैं। तो अगर एच एल वी वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक है तो ये आपका होगा एंटी फॉर्मिंग। ठीक है, एंटी फॉर्मिंग एजेंट होगा अगर वैल्यू 1 से लेकर के 3 के बीच में रहेगी। वहीं अगर वैल्यू 3 से लेकर के 8 के बीच में है तो ये आपका रहेगा वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर। ठीक है, वैल्यू एच एल वी वैल्यू कम है, दैट मीन्स ऑयल जो है वो इसमें ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, लिपोफिलिक कंपाउंड रहेगा। देन बात करूँ 7 to 9 के बीच की, तो 7 to 9 के बीच में है तो ये आपका रहेगा आइदर वेटिंग एजेंट और स्प्रेडिंग एजेंट। ठीक है, ये वैल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें हर एक कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया तो सारी कैटेगरीज ही इसमें इंपॉर्टेंट है। देन बात करूँ एच एल वी वैल्यू 8 की, तो एच एल वी वैल्यू 8 जो है वो होती है फॉर्मिंग एजेंट की। ठीक है, फॉर्मिंग एजेंट के केस में एच एल वी वैल्यू 8 रहती है। देन बात करूँ 8 से लेकर के 16 के बीच में, तो 8 to 16 जो है वो आपकी रहती है ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर की। किसकी रहती है? ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर की। देन बात करूँ 13 से 16 की, सो ये आपकी आ जाती है डिटर्जेंट की। एंड देन आपका आता है 16 से लेकर के 18 तक, जो कि आपका होता है सोल्युबलाइजिंग एजेंट। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके एच एल वी स्केल के ऊपर। इसके अलावा दो चीज़ें मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। दो कंपाउंड का इसमें आपको याद रखना है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपको अकेशिया की एंड दूसरी आपको ट्रेगाकांथ की। ठीक है, अकेशिया एंड ट्रेगाकांथ इन दोनों की एच एल वी वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। तो अकेशिया जो है इसकी वैल्यू होती है 8, जबकि आपका जो ट्रेगाकांथ है इसकी एच एल वी वैल्यू होती है 13.2। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो नो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज फेशियल क्रेनियल नर्व इज। सो फेशियल क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? तो फेशियल आपकी होती है 7th नंबर की। सो टोटल क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो आपके 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से 7th जो है वो आपकी होती है फेशियल। अदर की बात करूँ जैसे कि होगी थर्ड, तो थर्ड आपकी होती है ओकुलोमोटर। ठीक है, थर्ड इज ओकुलोमोटर। देन है फिफ्थ, फिफ्थ आपकी होती है ट्रिगेमिनल, ट्रिगेमिनल फिफ्थ है। एंड जो आपकी 10th है, 10th इज बेगस। सो ये डिफरेंट नाम्स हैं, इसमें टोटल 12 होती हैं। 12 के 12 को अभी हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट हमारी होती है ऑल्फैक्टरी, सेकंड होती है ऑप्टिक, थर्ड हमने देख लिया, थर्ड इज ओकुलोमोटर। देन आती है आपकी फोर्थ वन, फोर्थ वन होती है ट्रॉक्लियर,
ट्रॉक्लियर के बाद फिफ्थ हमारी आ गई, फिफ्थ इज ट्रिगेमिनल। देन आती है हमारी सिक्स्थ वन, सिक्स्थ हमारी होती है एब्ड्यूसेंस। सेवेंथ हमारी होगी फेशियल। एट्थ, नंबर एट जो है, नंबर एट इज वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर। तो ये होगी आपकी एट्थ वन। देन आती है आपकी नाइन्थ, नाइन्थ इज ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल। टेंथ हमने देख ली वेगस। इलेवेंथ जो है, इलेवेंथ वन इज एक्सेसरी, इलेवेंथ वन इज एक्सेसरी। एंड जो आपकी ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व है वो आपकी होती है हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल इज ट्वेल्थ वन। सो ये 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है या नंबर से पूछा जाता है कि कौन से नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसका क्या नाम है। तो ये सारे 12 के 12 आपको पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर इन अ मोनोटर्पीन। सो मोनोटर्पीन में कितनी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। तो मोनोटर्पीन की बात करूं तो मोनोटर्पीन में आपकी 2 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइसोप्रीन यूनिट फॉर्मूला इज C5H8। ठीक है, C5H8 जो है ये आपका होता है सिंगल आइसोप्रीन यूनिट। वैसे ही 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर के क्या बनाएंगी, इट विल फॉर्म मोनोटर्पीन। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज देख लेते हैं एंड उसमें कितने नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है हेमीटर्पिनॉइड्स, ये हेमीटर्पीन या हेमीटर्पिनॉइड्स। तो इसमें आपको नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट मिलेगी 1 इन नंबर। एंड इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे कि प्रिनोल या फिर आइसोवेलेरिक एसिड। तो ये एग्जांपल्स भी आप याद रख सकते हैं हेमीटर्पीन्स के लिए, जिसमें सिंगल आपकी आइसोप्रीन यूनिट जो है वो रहती है। वहीं दूसरी बात करूं मोनोटर्पीन की, जिसमें आपकी 2 आइसोप्रीन यूनिट होंगी। एंड इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में आपका यूकलिप्टॉल आ जाएगा, यूकलिप्टॉल, लिनोनिन एंड पेनिन। तो ये आपकी रहती है मोनोटर्पीन के रिगार्डिंग। वहीं अगर मैं बात करूं सेस्क्यूटर्पीन की, सेस्क्यूटर्पिनॉइड की या सेस्क्यूटर्पीन की, तो इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट 3। एग्जांपल्स में इसमें आ जाएगा आर्टेमिसिनिन, आर्टेमिसिनिन एंड बिसाबोलोल। तो ये आ जाएगा आपका सेस्क्यूटर्पीन में। देन बात करूं डाइटर्पीन की, तो डाइटर्पीन जो है इसमें आपकी 4 आइसोप्रीन यूनिट्स रहेंगी। एंड इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है विटामिन ए में रेटिनोल, रेटिनल, फाइटोल एंड टेक्सोल। तो ये डिफरेंट आपके रहेंगे डाइटर्पीन्स। देन बात करूं ट्राइटर्पीन्स की, ठीक है, डाइटर्पीन्स या डाइटर्पिनोइड्स, इसमें आपकी 6 आइसोप्रीन यूनिट होंगी। इसका एग्जांपल आपका स्क्वालीन रहेगा एंड लेनोस्टिरोल रहेगा। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है। देन ट्राइटर्पिनोइड के बाद में एक कैटेगरी आती है टेट्राटर्पिनोइड, टेट्राटर्पिनोइड्स। टेट्राटर्पिनोइड्स जो है इसमें आपकी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट रहेंगी 8। एंड इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे लाइकोपीन और कैरोटीन। ठीक है, सो ये डिफरेंट कैटेगरीज क्लासेस आपकी इसमें टर्पिनोइड्स में एंड उसमें कितनी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप बी जेलेटिन कैप्सूल इज एट पीएच। तो टाइप बी जेलेटिन कैप्सूल के लिए
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कितने पीएच पे रहता है। तो टाइप बी के लिए ये रहता है आपका 4.7 पीएच पे। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर टाइप ए के बारे में पूछा होता तो टाइप ए जो है उसमें आपका पीएच रहता है 9। ठीक है, उस केस में आपका पीएच रहता है 9। अब दोनों टाइप ऑफ जेलेटिन के बारे में कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। टाइप ए जेलेटिन की बात करूं मैं तो टाइप ए जेलेटिन आपकी एसिड, ठीक है, एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर, ठीक है, एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से डिराइव होती है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसमें आपका आ गया 9। एंड पॉर्क स्किन से ऑब्टेन होती है, पॉर्क स्किन से। एंड बेसिकली जो हमारी शेल होती है कैप्सूल की, उसको इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी एंड क्लैरिटी जो है वो प्रोवाइड करना टाइप ए जेलेटिन का फंक्शन रहता है। देन बात करूँ टाइप बी जेलेटिन कैप्सूल की, तो टाइप बी जेलेटिन जो है वो आपका अल्कली ट्रीटेड, ठीक है, ये आपका रहता है अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया आपका 4.7। एंड ये आपका डायरेक्ट बोन से ऑब्टेन की जाती है, नॉट पॉर्क स्किन। सिर्फ बोन्स के थ्रू इसे ऑब्टेन किया जाता है। देन एक इसमें कैटेगरी आती है एसिड बोन जेलेटिन, ठीक है, एसिड बोन जेलेटिन जो है वो एक कैटेगरी आती है। इसमें आपका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 5.5 से लेकर के 6.0 तक रहता है। इसके अलावा आयरन कंटेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। आयरन कंटेंट, आयरन कंटेंट जो है वो आपका लेस देन 15 पार्ट्स पर मिलियन रहता है। वहीं पे अगर मैं वाटर मॉइस्चर कंटेंट की बात करूं, ठीक है, वाटर मॉइस्चर कंटेंट तो ये आपका रहता है 12 से लेकर के 15% तक। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें, पीएच जो भी चीज़ें होगी ये सारी एक बार दोबारा से देख लेना। इसके अलावा जेलेटिन के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ब्लूम स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो आपकी जेलोमीटर, ठीक है, जेलोमीटर के थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो बेसिकली जेलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग है उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। ब्लूम स्ट्रेंथ की वैल्यू के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो इसमें 150 से लेकर के 250 ग्राम जो है वो आपको रखना है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा इसके फार्मूला की बात करूं तो कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंपल NaOH रहता है। देन बात करूं रोशल सॉल्ट की, तो रोशल सॉल्ट जो है वो आपका होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसका फार्मूला होता है C4H4O6 KNa.4H2। ये शायद हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है पिछले कल। देन बात करूं बेकिंग सोडा की, सो बेकिंग सोडा आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। देन बात करूं एप्सम सॉल्ट की, सो एप्सम सॉल्ट जो है वो आपका होता है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। एंड इसका फॉर्मूला होता है MgSO4। सो ये डिफरेंट सॉल्ट, उनके केमिकल नाम एंड उनके केमिकल फार्मूलाज, सो ये आपको पता होने चाहिए। सो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज फिनाइटोइन इज यूज टू ट्रीट, तो फिनाइटोइन जो है वो किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है।
इसके अलावा कुछ और ड्रग ऑफ चॉइसेस देख लेते हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सो अगर मैं बात करूं क्लोरमफेनिकोल की, सो क्लोरमफेनिकोल जो है वो आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है टाइफॉइड फीवर के केस में। किस केस में? टाइफॉइड फीवर केस में। देन बात करूं डेप्सोन की, सो डेप्सोन जो है वो आपका लेप्रोसी कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। एंड फिलेरियासिस जो है, फिलेरियासिस के केस में आपका डाईइथाइल कार्बामाजीन जो है वो एप्लीकेबल रहता है, डाईइथाइल कार्बामाजीन। ठीक है, ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। देन इसके अलावा अदर ऑप्शन, अदर अगर मैं डिजीज़ देखूँ एंड उनके ड्रग ऑफ चॉइसेस, तो इसमें एक आता है एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट के लिए नसेट्स जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो आपके रहेंगे। देन बात करूँ पार्किंसनिज्म की, पार्किंसन कंडीशन में इसमें आपका लीवोडोपा जो है वो आपका ड्रग रहता है, ड्रग ऑफ चॉइस। ये एक प्रो ड्रग है। ठीक है, लीवोडोपा क्या है? इट इज़ अ प्रो ड्रग। एंड ये लीवोडोपा ब्रेन में जाकर के डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि अवेलेबिलिटी ड्रग की ब्रेन में ये टारगेट साइट पे हमें ज़्यादा मिले। देन इसके अलावा मैं बात करूं तो अमोइबियासिस, अमोइबियासिस एक कंडीशन है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपका रहता है मेट्रोनिडाजोल। देन कंडीशन आती है मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस जिसकी आपको जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपकी रहती है नियोस्टिग्मिन। ठीक है, नियोस्टिग्मिन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। देन बात करूं एनाफाइलेक्टिक शॉक की, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस रहता है एड्रेनालिन। एंड देन बात करूं ब्रोंकियल अस्थमा की। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो आपका सेल्ब्यूटामोल का ड्रग ऑफ चॉइस आपका ब्रोंकियल अस्थमा में। देन एक कंडीशन आती है आपकी चीज़ रिएक्शन जो कि आपके माओ इनहिबिटर्स के साथ जो है वो रिएक्शन ये रहता है। एंड इस चीज़ रिएक्शन का जो ड्रग ऑफ चॉइस है इस केस में वो रहता है आपका फेंटोलामाइन। तो ये कुछ ड्रग्स ऑफ चॉइसेस फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। सो इसके साथ में ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।